गुफ्तगू अब आगाज करते हैं उसका बाकायदा तौर पर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब के साथ, जो मुल्क के मारूफ मईशतदान है। वेलकम करता हूं आपको शो में डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, अब क्या बयान करूं आपके सामने। मुल्क के हालात तो अजीब व गरीब हैं, लेकिन यहाँ पर उम्मीद की एक किरण मौजूद है। वो ये है कि आपने और मैंने ज़राअत के शोबे पर बात की, जब इस मुल्क के अंदर कोई भी ज़राअत के शोबे पर बात नहीं कर रहा था। आपको पता है, ये हमारे बहुत सारे अंकुर हैं, मेरा मतलब माजरत एंकर हैं, जिनका ताल्लुक तो देही इलाकों से है, जो गांव देहात के रहने वाले हैं, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा महसूस नहीं किया कि उनको देही इलाकों के लिए ज़राअत के शोबे से मुंसलिक मामलात के लिए कभी बात करने की ज़रूरत है। मैक्सिमम 10-10 रुपए चंदा करके डैम बनाने की एक अजीब सी ख्वाहिश के अलावा इनसे कुछ हुआ नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये 10-10 रुपए इकट्ठा करके आपको पता होगा गांव में नलका नहीं लगता, ये डैम बनाने चले थे। खैर छोड़ें इस बात को, ये बहुत लंबी कहानी है। लेकिन आपने और मैंने मेरे ख्याल से 3 या 4 साल पहले से ये काविश शुरू की। हमने ज़राअत के शोबे पे बात की। आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी मुंसलिक हैं, आपने मुझे बतलाया था। तो बात यह है कि ये बात हमें इसलिए करनी पड़ रही है, और आज मैं आर्मी चीफ को भी सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस मौजू का इंतखाब किया और इस पर काफ़ी वर्किंग करने की कोशिश की। एग्रीकल्चर कैन सेव पाकिस्तान, दिस इज़ अ स्टेटमेंट। मैं चाहूँगा इस हाइपोथेसिस को आप हमें प्रूफ करके बताएं। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। ये कोई नई बात नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं पिछले 3-4 साल से, अगर आपको याद हो तो पिछले हमने तकरीबन 2 माह पहले जब आप छुट्टियों पर गए तो हमने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हमने एग्रीकल्चर को प्रोग्राम किया था। जी। सवाल प्रोग्राम करने का नहीं है, सवाल ये है कि आप जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उससे कितना लर्न करते हैं और कितना चीज़ों को सीरियस लेते हैं। आप ही के साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था। अब देखें, मुल्क में सैलाब आ गए हैं, आधा मुल्क मेरा जो है वो खुश्क साली की वजह से तबाह हो रहा है, आधा मुल्क जो है वो सैलाब की वजह से तबाह हो रहा है। और मैंने आपको आपके प्रोग्राम में बताया था कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसमें 300 बिलियन की वाटर इकॉनमी है। 300 बिलियन, बड़े वसूख से मैं ये बात कर रहा हूँ। और आप दूसरी तरफ सूरत देखें, 5-5, 6-6 अरब डॉलर्स के लिए हमारे साथ क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। तो अगर हम वो 300 बिलियन की जो वाटर इकॉनमी है उसी को ही सेव कर लें तो मुल्क कहाँ से कहाँ तरक्की करेगा। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, ये जो इनिशिएटिव अभी लिया गया है ग्रीन पाकिस्तान, जिसमें हम कह रहे हैं कि तकरीबन आने वाले 5 सालों में 50 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए अट्रैक्शन पैदा होगी। या हम अज्यूम कर लेते हैं कि आने वाले 5 सालों में 50 अरब डॉलर जो है उसकी इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल पाकिस्तान में मौजूद है, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये बात 76 सालों बाद ही आपको क्यों नजर आई है? ये शुरू से ही क्यों नहीं ऐसा होता रहा? और साथ साथ आप ठीक है इनिशिएटिव लिया, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया या आर्मी चीफ साहब की वो काविश है या सोच है, लेकिन जो बात आप बीच में कर रहे थे एक इंट्रो के अंदर कि मेरे हमें सारा कुछ भूल भाल के अगर आज भी ये पाकिस्तान को उसका जो जायज मकाम है या जो तरक्की की राह है उसके ऊपर लाने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं फिर भी ये समझता हूँ कि देर नहीं हुई, चीज़ें समझ जानी चाहिए। और चीज़ें समझ जाती हैं जब आप बड़ी ईमानदारी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आते हैं और उसके ऊपर आप ईमानदारी से अमल दरामद करते हैं। कौमों की जिंदगी के अंदर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो आते हैं, लेकिन कौमें पर तरक्की भी करती हैं। जहाँ तक रही हाई पासेस की बात, देखें हम तो शुरू से ये बात करते आ रहे हैं, मुतालिया पाकिस्तान के अंदर, उर्दू के अंदर, पता नहीं कहाँ हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़रीब मुल्क है। और जो सिचुएशन अब चल रही है कोविड के बाद, और आप देखें रशिया और यूक्रेन की जो जाहिर सी बात जंग चल रही है, उसकी वजह से एग्रीकल्चर जो सप्लाई चेन है वो बहुत मुतासर हुआ है। और आप देखें जो एग्री फूड्स हैं या एग्री प्रोडक्ट्स, उसकी प्राइसेस कहाँ से कहाँ चली गई हैं। तो हमेशा होता ये जब चैलेंजेस आते हैं तो वो चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज को भी साथ लेके आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो लैंड है, बजाय कि हम भरमार करें हाउसिंग सोसाइटीज की और घरों की तरफ लोगों को मतवज्जो करें, लगभग जो है मैं समझता हूँ कि लीगल और इलीगल जो है 2 लाख से ज्यादा आपकी हाउसिंग सोसाइटीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में उनको रोकना चाहिए। हाँ, ये काम हम जरूर कर सकते हैं कि जो लैंड आपके काबिल काश्त है उसको सबसे पहले काबिल काश्त बनाया जाए, और हाउसिंग सोसाइटी बजाय के लश ग्रीन एरिया जो हैं
वहां उनको आप क्या कहते हैं उसको घर तमीर करवाएं लोगों के, उससे बेहतर यह है कि जो जमीनें आबाद नहीं है वहां शहर आबाद किए जाएं। तो जहां जहां इस गवर्नमेंट ने जाहिर सी बात जो इनिशिएटिव लिया ये 50 बिलियन का, मेरे ख्याल में एक और जो है कानून पास होना है जिसमें ये बाकायदा वाज़ेह करना चाहिए कि आइंदा एक तो हम बजाय कि हॉरिजॉन्टल जो कह लें कि आबादी उसको पर हम तवज्जो दें, और मैं बात कर रहा हूँ सोसाइटीज की, हम वर्टिकल बिल्डिंग उसको हम तवज्जो दें ताकि जमीन जितनी काबिल काश्त है उसको जितना ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके और जरिए पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाए, तब हाई पास से जो है वो ठीक होगा। वरना तो जैसे आप कह रहे हैं सारा जमा जबानी खर्च होगा और तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने और आपने एक बड़े अहम मौजू के ऊपर बात की थी कि जब भी शोबा ज़राअत के मुतल्लिक बात होती है तो तहकीक की अपनी जगह एक अहमियत है, जामियात यानी यूनिवर्सिटीज़ की अपनी जगह एक अहमियत है। हमने अपने मुल्क के अंदर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई हैं, कुछ कॉलेज भी हैं, लेकिन आप हैरान होंगे कि इनमें तवज्जो पर हेक्टेयर यील्ड इंक्रीज़ करने पर नहीं है। हम कंफ्यूज हैं। हम बात तो करते हैं कि जनाब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें तो हम पैसा ज़्यादा ला सकते हैं, लेकिन सीड्स तो हमारे जीएम सीड्स भी हैं, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। तो हमारे यहाँ तफरीक तो है नहीं, हमने तहकीक तो की नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि हमारे एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स में क्या हो रहा है और किस तरह के पेपर्स वो चर्न आउट कर रहे हैं। हाँ, मुझे ये पता था भंग के पत्तों से ये जीन्स का कपड़ा बनाना चाह रहे हैं और कहीं भंग बेचकर कुछ पैसे कमाना चाह रहे हैं। तो भंग और चर्स इस टाइप की चीज़ों को फ़रोग देने के बजाय मेरे ख्याल से तवज्जो इस पर होनी चाहिए कि जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए काम किया जाए। क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा रिसाले में, बड़ी अचीवमेंट हो गई भंग के पत्तों से ये पतलून बना लेंगे। पहले कौम को कम भंग चढ़ी हुई है बगैर भंग का इस्तेमाल किए। जी जी अली भाई, बात यह है कि बड़ा नाम है पाकिस्तान में डॉक्टर कैसर बंगाली साहब का, जिन्होंने पहला आर्टिकल 2005 में लिखा था और उसमें बकायदा उन्होंने ये चीज मेंशन की थी कि पाकिस्तान में हंगर जो है वो आ चुकी है और पाकिस्तान चूंकि एक ज़रई मुल्क है तो हमें फूड सिक्योरिटी की तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। अब 2005 और आज 2023 है, 18 साल पहले जिस मसले की आप इश्यू पर बात अब आज कर रहे हैं, वो 18 साल पहले हमारे ही इकोनॉमिस्ट थे, हमारे उस्तादों में आते हैं, उन्होंने उस इश्यू को उजागर किया था। आप ये देखें कि उन 18 सालों में कितनी फूड इनसिक्योरिटी जो है वो कम हुई है और कितना हमने सिक्योरिटी के ऊपर काबू पाया है, एक चीज। दूसरी बात, आप जैसे कह रहे हैं रिसर्च की के जो हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जब रिसर्च क्या हो रही है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अभी रिसर्च का एनवायरनमेंट बना ही नहीं है। ये जो हम बात करते हैं ना जी रिसर्च हो रही है जी, वो रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, एक लफ्ज हम इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं रिसाइकलिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि रिसर्च रिसाइकलिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर। बल्कि मैंने 2009 में ज्वाइन किया था कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर कैंपस में, और माशाल्लाह शुरू से ही वो मुझे एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिला जिन्होंने मुझे कह लें कि इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड किया और मैंने रिसर्च की। दुनिया में जो पर हेक्टर आप यील्ड की बात करें, हमारा किसान तो इसी के ऊपर बड़ा खुश होता है कि जी वो मेरी फी एकड़ जो निकले 40 मन, हम इसमें बड़े खुश होते हैं कि बड़ी पैदावार हो गई है। दुनिया में 160 मन फी एकड़ गंदम जो है वो चाइना में प्रोड्यूस हो रही है। अब 40 से आपके पास मन है, आप उसमें खुश हैं, और एक हम लोग वहां पे 160 मन फी एकड़ है, वो उसके ऊपर मजीद रिसर्च लगे हुए हैं। तो आप ये देखें, जब आपका मिनिस्टर ये कहेगा जी पानी के अंदर सारी बिजली निकल जाएगी, बाकी पीछे पानी में बचेगा क्या, तो वहां पे आप विजन का अंदाजा कर लें, वहां पे आप फ्यूचर को कितना सिक्योर करना उसका अंदाजा कर लें, और आप फिर ये भी सोचें कि ये लोग फूड एंड सिक्योरिटी के बारे में कितना परेशान होंगे। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने यहाँ पेश किया है। हैरानगी की एक और बात भी आपको बताऊंगा। बचपन में सरकारी चैनल पर हम देखते आ रहे हैं कि मैकेनाइज्ड फार्मिंग कैसे होती है। आपने एक मर्तबा बताया कि एक ट्रैक्टर लेना आपके लिए कितना दुश्वार हो गया। सर, बात यह है कि वी हैव टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि लोग बाहर जो फार्मिंग कर रहे हैं इट इज़ मैकेनाइज्ड। कुछ इस हद तक काम हो रहा है, जैसे कि अमेरिका का अगर आप देख लीजिए तो लोगों की लैंड होल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। ये जो हमारे यहाँ तुर्रम खानियाँ कहते हैं ना कि हमारे इतने किले और हमारे इतने मुरब्बे, उनकी लैंड होल्डिंग शायद इससे कहीं ज़्यादा है।
लेकिन छिड़काव वो करते हैं तो जहाज से करते हैं, यानी अपने अपने जहाज तक रखे हुए हैं कुछ लोगों ने। और मैकेनाइज्ड फार्मिंग का इस हद तक सिस्टम है कि मैनुअल फार्मिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप चीन में आपका आना जाना है, आपको पता होगा चीन की जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग इस हद तक पहुंच चुकी है और इतना ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वहां से निकल रहा है, ये सब मुमकिन मैकेनाइज्ड फार्मिंग की वजह से हुआ। आपके मुल्क में तो है ही नहीं, ना कोऑपरेटिव फार्मिंग है ना कॉर्पोरेट फार्मिंग, मैंने नहीं देखी, मतलब उस स्केल पे होगी मेरे इल्म में नहीं। पाकिस्तान के अंदर जुबानी जमा खर्च बहुत है, जैसे आपने एक मर्तबा पहले भी बताया था हमारे नाज़रीन के लिए, लेकिन यह है कि अब ये फॉर दी फर्स्ट टाइम है जिसमें मैं कहूँगा, मैं फिर सलाम पेश करूँगा आर्मी चीफ साहब को कि उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर इस शोबे पर तवज्जो देना शुरू की है। ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत है फूड सिक्योरिटी के लिए, और यहाँ पर उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो इसको और ज़्यादा वेटेज दे देगी। लेकिन दो की एरियाज़ हैं जिस पर हमने वर्किंग नहीं की। नंबर 1, हमारा पड़ोसी हिंदुस्तान कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जा रहा है, वहाँ पर बड़ा एहतजाज हुआ, मैं उस पस मंज़र से वाकिफ़ नहीं हूँ। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जो यूरोपियाई ममालिक के अंदर बहुत सारों में एप्लीकेबल है और बहुत सारे और ममालिक में भी है, उससे कोऑपरेटिव फार्मिंग भी कहते हैं। आपको पता होगा हर सूबे में कोऑपरेटिव का एक इदारा भी बना हुआ है, काम वो क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स जो थे, ये बुनियादी जो था वो मकसद था। अयूब खान साहब की भी ख्वाहिश यही थी। तो बात यह सर कि आपने कहीं देखी कोऑपरेटिव फार्मिंग कि जनाब जहां एक गांव के लोग सारे पैसे ट्रैक्टर से आगे नहीं गए, ये मैं कहता हूं थ्रेशर, हार्वेस्टर, ये सारी मशीनें भी अवेलेबल हों, और फिर फाइनेंसिंग कहां से आएगी? क्योंकि मैंने सुना है कि बैनुल अक़वामी इदारे बहुत पैसे देते हैं पाकिस्तान को एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के नाम पर, वो कहां जाते हैं जरा मुझे बताइएगा, मैं तो बड़ा मासूम सा बच्चा हूं। जी, उसमें पहली बात जो अली भाई ये है कि ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि देहात में जो किसान हैं, एक पंजाबी का लफ्ज है जिसको हम कहते हैं सांझा बनना। सांझा बनना से मुराद ये है कि आपकी जमीन है और एक तरफ मेरी जमीन है, उसके दरमियान में से एक रास्ता जा रहा है। अब वो जो सांझा बनना होता है उसको आपने भी इस्तेमाल करना है और मैंने भी इस्तेमाल करना है। अब हमारे किसान का इतना विजन है कि वो जो सांझा बनना होता है उसकी मैक्सिमम चौड़ाई जो है वो 1 फुट से ज्यादा नहीं होती। हालांकि उसकी चौड़ाई जो है वो कम से कम 3 से 4 फुट होनी चाहिए, कि ताकि आप जब सीजन हो कोई भी, चाहे गंदम की कटाई हो चाहे चावल की कटाई हो, तो आप इजीली जो है वो आपको रास्ता मिल जाए ताकि आप जा सकें। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है उस कितना इम्प्लीमेंट होगा कि वो किसान जो सांझा बनना आपका 4 फुट का होना चाहिए, वो आप 1 से 1.5 फुट से ज्यादा होने नहीं देते। तो वहां ये कॉन्सेप्ट कितना काम करेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले भी, हमने जो पिछला प्रोग्राम किया था उसमें मैंने कहा था कि हमें पाकिस्तान का किसान जो है उसको एजुकेट करने की जरूरत है। मैं बचपन में देखता था यूनियन काउंसिल में लोग गवर्नमेंट के आते थे, आइए जी हम आपको इस बीज के बारे में बताएं, आइए जी आपको हम इस खाद के बारे में बताएं, आइए जी आपको हम बताएं कि पानी कैसे सेव किया जाता है। तो वो हल्की हल्की एजुकेशन किसान की होती थी। अब क्या हुआ, क्या वो अपने एजुकेट करना किसान को बंद कर दिया। तो वो जो 4 से 5 एकड़ का किसान था उसने क्या किया कि यार मुझे चूंकि 4-5 एकड़ की पैदावार से मेरे बच्चों की रोजी रोटी पूरी नहीं, तो बेहतर ये कि इसको बेचो, सबसे पहले घर बनाओ, तो फिर कहीं और चीज देखें, किसी बच्चे को बाहर भेज दो, चाहे वो लीगल तरीके से बाहर जाए चाहे वो इलीगल तरीके से जाए। तो आपका जो 4-5 एकड़ किसान था वो तो मेरे ख्याल में अब वो खत्म होता जा रहा है। और अच्छा, अब आ जाते हैं बड़े किसान जो हैं, उनके पास हाईटेक चीजें हैं, लेकिन मसला ये है कि वो जो हाईटेक चीजों के असरात हैं या हाईटेक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का वो छोटे किसान के ऊपर नहीं हो रहा। दूसरी बात, आपका किसान जो है वो मंडी के साथ लिंक ही नहीं है। अब चाइना आइए, वहां एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, वीचैट कहते हैं, वो किसान उस वीचैट से सारे ट्रांजैक्शन करता है, वो किसान उसी वीचैट से सारे ऑर्डर देता है। अब उसने को अपनी कह लें कि प्रोडक्ट जो है उसको मार्केट में क्या कहते हैं ड्रॉप करना है, या मार्केट से कोई चीज उसने उठानी है, उसी वीचैट के थ्रू, उसी वीचैट के थ्रू सारे जो उसके बीज उसने बाय करने हैं या कोई चीज सेल करनी है तो उसी से चल रहा है। क्या आपने इस तरह किसान को मंडी के साथ इंटीग्रेट किया है? नहीं किया। अब होता यह है कि जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो जो इंटरमीडिएट है बंदा है वो किसान से वसूल करके आगे जो फसल है या कह लें उसको जो पैदावार है उसको महंगे दामों वो बेचता है। वजह किसान के पास इतना फाइनेंस नहीं है, और बैंक्स जो हैं वो बिल्कुल मतलब कि कॉपरेट नहीं करते। मैं कल बैठा था एक बैंक के अंदर,
हालांकि वो कहते हैं हम इस्लामिक बैंक में नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा। तो मैंने से पूछा यार आल्टो जो है वो कितने की मिलती है? कहता है जी 27 लाख की। मैं कहा ठीक है, ये मार्केट प्राइस है? कहता हाँ जी ये मार्केट प्राइस है। तो मैं कहा ये 27 लाख की गाड़ी जब आप किसी को आगे देंगे, कहते हैं हम 25% उसकी डाउन पेमेंट लेंगे, बाकी जो होगा 3 सालों में होगा उसके ऊपर। बिलीव मी, मैं शॉक हो गया ये बात सुन के कि 29 लाख की गाड़ी जो है उसको जब 3 साल किस्तों में लेंगे तो आपसे 11 लाख रुपया वसूल करेंगे। तो मैंने कहा यार आप तो इस्लामिक बैंक हैं। कहते ये काइबर, मैं कहा काइबर हो, वो डिस्काउंट रेट हो, या उसको पॉलिसी रेट कहे, मैं कहा है तो इंटरेस्ट ना। तो कहते जी वो 22% हो गया है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब उस दिन ऐसे नहीं कहते कि 22% जब आपका इंटरेस्टेड हो जाएगा तो कोई भी इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब जब कोई किसान जो बैंक से यहाँ पर एक नुक्ता और भी है, पता है कि आपको पता होगा कि 60 की दिहाई में ज़राई तरक्की के लिए मुख्तलिफ इदारों को जो है एम्पावर भी किया गया, इदारों का क़याम भी हुआ, जिसमें ज़राई तरक्याती बराह रास्त भी फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। बैंकों के ऊपर भी दबाव है कि वो एग्रीकल्चरल लोन्स दें। खैर वो तो रुएदाद आपने बता ही दी। मैं तो खैर इन मामलात के ऊपर ज़्यादा गिरफ्त नहीं रखता और फिसलन में पाँव भी नहीं रखता, क्योंकि आपको पता है मैंने यही सीखा है कि किसी की मिठाई की दुकान पर हाथ न मारो तो वो आपकी मिठाई की दुकान को नहीं छेड़ता। हमारे मुल्क में तो यही चल रहा है। तो लेकिन आपने बड़ी गहरी बात की, ताहम यह है कि उसके मैं जो है डायनेमिक्स को नहीं समझता, लेकिन आपने उसकी कुछ तफसील ज़रूर दी। मुझे एक चीज़ आपसे ये भी जाननी थी कि ये जो ज़राई तरक्की के लिए इदारों का क़याम किया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का किया था, इनका स्टेटस क्या है? इनका कोई रिव्यू आपने देखा? कोई इनका आउटले आपके सामने आया? कहते हैं 50% आबादी आज भी ज़राअत से मुंसलिक है, हमारी GDP का इतना बड़ा हिस्सा उसकी तरफ है। क्या फाइनेंस भी उतना ही जा रहा है एग्रीकल्चर की तरफ जितना बड़ा GDP का हिस्सा है? देखिए जो फाइनेंस जो है वो तो आपका जा रहा है, आपको लोन पे गाड़ियां मिल रही हैं, आपको लोन पे घर मिल रहे हैं, आपको लोन पर मोबाइल मिल रहे हैं, आपको लोन जो है वो आप मोबाइल को रिचार्ज करें उसकी बैटरियां मिल रही हैं। तो बेसिकली मैं समझती हूँ शायद हमारी तवज्जो जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है उसके मुताबिक है ही नहीं। ठीक है, एक चीज। दूसरा जैसे सबसे मैंने कहा था जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक जैसे ज़राई तरक्याती बैंक हैं, और वो मैंने आपको बता दिया कि आज से कुछ साल पहले 2016 की बात में वाले साहब के साथ गया था बैंक में, तो मैंने सोचा हम ट्रैक्टर लेते हैं, कुछ पैसे हमारे पास हैं। उन्होंने कहा यार ऐसा करें कि अपना ट्रैक्टर नकदों में भाई साहब तो नकदों ले लो। तो मैं कहा ठीक है भाई, थोड़ा 2 साल वेट कर ले, नगद पैसे आ जाएंगे हम ले लेंगे। तो आप ये देखें ना, अगर कोई किसान बैंक से लोन लेता है उसको उस लोन के ऊपर 22% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और 22% स्टेट बैंक है। अब जब वो दूसरे बैंकों के पास, छोटे बैंकों के पास आएगा तो 22% ज्यादा होगा, क्योंकि इन कमर्शियल बैंक्स ने भी अपना मार्जिन रखना है। तो इतना महंगा लोन लेके किसान बेचारा क्या तरक्की करेगा? और अच्छा, मैं एक मासूमाना सवाल और भी पूछना था आपसे। बैंक से नहीं मिल रहे और वो उस दलाल के पास या जो आड़ती उसके पास चला जाता है, तो आप हिसाब करें कि उससे जो लोन लेगा किसान को उसको पर कितने % वापस करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा एक मासूमाना सवाल सुनिए। बात यह है कि जब ये बड़ा अजीब सा सवाल है, हमारे मुल्क के लोगों के ऊपर और आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा नागवार गुजरेगा। हम एग्रीकल्चरल मुल्क हैं, तो हम अपने मुल्क के अंदर खुद इंडिजिनसली एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट क्यों नहीं बनाते? हर ब्रांड पाकिस्तान का जितना है कहीं ना कहीं से, या तो अगर ट्रैक्टर है तो इंजन कहीं से आ रहा है, पुर्जे कहीं से आ रहे हैं, फिर ट्रैक्टर बन रहा है। बातें बड़ी बड़ी, 76 साल मुल्क को मुकम्मल हो चुके हैं। एक सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक हमारे मुल्क के अंदर तैयार करने से हम कासिर हैं। बातें हमारी इतनी हैं कि मतलब ये कि मोटरवे ख़त्म हो जाए, हमारी ज़ुबान ख़त्म ना हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर इसके ऊपर भी तो वर्क करना चाहिए कि एग्रीकल्चर की इक्विपमेंट भी पाकिस्तान में बनाई जाए। क्या कहते हैं आप, इंडिजिनसली? मैं डस्का में हूँ। आप देखें, मैं गाड़ी में बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये डस्का पाकिस्तान का वो शहर था जहाँ से दुनिया के जो डीजल इंजन हैं वो डस्का में बनते थे। हम इस शहर के साथ सिर्फ एक रेलवे लाइन जो थी या पटरी बिछा देते तो ये आपका शहर जो था इंटरनेशनल बन जाना था। हमने पटरी नहीं बिछाई तो वो जो इंजन इंडस्ट्री थी डस्का के अंदर वो सारी की सारी वैनिश हो गई है। तो इसी तरह आप ज़रिए लात थे, लेकिन हमने इन लोगों को जैसे कहा इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड नहीं किया। अब आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री जो थी जो डस्का में, थ्रेशर वो हल्लें जो होती हैं जिससे वो चलाते हैं खेतों को, काश्तकारी के दौरान इस्तेमाल करते हैं, वो इंडस्ट्री सारी यहाँ से खत्म हो गई। तो बेसिकली मैंने एक बड़ा अच्छा सेंटेंस कहा तो मेरे हिसाब से अच्छा है
कि शायद हम तरक्की करना ही नहीं चाहते। जिस दिन हमारे अंदर ये विल पैदा होगी ना हम तरक्की करनी है, तो फिर हम सारी चीजें करना शुरू कर देंगे। अब ये जो ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान प्रोग्राम है, जिसमें हम कह रहे हैं 50 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो आएगा, और इसके थ्रू आप देखें तो 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने अगर ये इनिशिएटिव लिया तो इसके ऊपर हमें सीरियस होना चाहिए। इसके ऊपर हमें जो इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं या बेनिफिट्स हैं उसकी हमें स्टडी करनी चाहिए। इसके जो माहौलियाती इफेक्ट्स होंगे हमें उसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए, ताकि कोई प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसके सारे प्रो कॉन्स हमें पता हो, और जो भी कोई डिफिकल्टी हो तो उसके सोल्यूशन हमारे पास होने चाहिए। जहां तक इंटरनेशनल प्रेशर की बात आप कर रहे हैं, IMF के साथ अपने मुआहदा किया है, अब वर्ल्ड बैंक जो है वो भी प्रेशराइज कर रहा है, आपको IMF प्रेशराइज कर रहा है। कम से कम 50 बिलियन पाक रुपीज आपने इन्वेस्ट करना है फूड एंड सिक्योरिटी के ऊपर, माहौलियाती जो चैलेंजेस है उसके ऊपर, और पॉवर्टी के ऊपर। अब देखें, ये तो हमारा काम है ना कि हम पॉलिसीज बनाएं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएं, और जो हमारे टारगेट्स हैं उसके ऊपर हम किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज एक्सेप्ट ही ना करें। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपके साथ डिस्कस हो रहा था। मेरे ख्याल से मज़ीद भी इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने की जो है हमें ज़रूरत